ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामाईन और हमारे नाजरीन, आपको रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट पे हम खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आज भी एक हमारी बेहतरीन पॉडकास्ट होगी जिसमें हम एक खुसूसी मेहमान के साथ मौजूद हैं। और बात आज हम करेंगे यूरोलॉजिस्ट पे। यूरोलॉजिस्ट होता कौन है, यूरोलॉजी क्या है, और यूरोलॉजी जो है वो किस किस मर्ज़ को या किस किस बीमारी को कवर करती है। और हम जानेंगे एक यूरोलॉजिस्ट, उसका काम क्या होता है, और जो आजकल की पेचीदा बीमारियां हैं उनसे उनका ताल्लुक़ क्या है, उनका इलाज कैसे मुमकिन है, और इलाज के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि सर्जरी की तरफ जाना पड़े तो वो सर्जरी मुमकिन कैसे होगी। और आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, और डॉक्टर नबील अख्तर, और एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और नामी ग्रामी यूरोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं रेडियो पाकिस्तान बहुत की शुक्रिया। पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, एक बेसिक सवाल जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, एक यूरोलॉजिस्ट होता कौन है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारी जो आवाम है, जो आम आवाम है, उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी क्या होता है। हम्म, यूरोलॉजी बेसिकली ये किडनी सर्जन होता है। जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो किडनी सर्जरी को डील कर रहा होता है, जबकि नेफ्रोलॉजी जो है वो भी गुर्दों को ही डील कर रही होती है। दोनों ही गुर्दे देख रहे होते हैं, लेकिन जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन से जो है वो गुर्दों को ट्रीट कर रहा होता है, और जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली सर्जरी कर रहा होता है। तो हमारी जो जनरल आवाम है उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। अब मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को दर्द होता है, गुर्दे में दर्द हो गया, अव्वल तो पहले तो पहचानना ये होता है कि वाकई गुर्दे में दर्द है या नहीं, क्योंकि पेशेंट आता है उसको होता कमर में दर्द है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मुझे गुर्दे में दर्द है, बिल्कुल। क्योंकि गुर्दे तो अंदर छुपे हुए हैं, उनको तो पता नहीं होता। हम्म, तो बेसिकली अगर दर्द हो रहा है तो वो नेफ्रोलॉजी से पहले वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। ये सही। इम्पोर्टेंट एक जो है ना वो चीज़ है। अगर पेशाब में खून आ रहा है, अगर कोई हिस्ट्री है स्टोन डिजीज़ की, तो फिर वो ये केस जो सारे हैं ये यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगर किडनी कैंसर है तो यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आएगा। हाँ, अब नेफ्रोलॉजी क्या करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करता है, अगर गुर्दे फेल हो रहे हैं तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता, उसमें सही। नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल होता है। तो ये मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये केस किसका बनता है, यूरोलॉजिस्ट का या नेफ्रोलॉजिस्ट का। ओवरऑल हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, अब जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये होता है कि एक टीम वर्क होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। वो एक पेशेंट अगर आ रहा है हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो सारे डिपार्टमेंट उसे देख रहे होते हैं। तो यूजुअली यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, हम साथ ही लेके पेशेंट को चल रहे होते हैं। लेकिन जनरली जो हमारी पेरिफ्रीज हैं उसमें अब एक ही डॉक्टर बैठा होता है, तो आवाम हमेशा कंफ्यूज हो जाती है कि ये केस यूरोलॉजी का है या ये हमें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। हम्म, तो एक आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि मैंने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है? देखिए, पाकिस्तान अभी जो मेडिकल फील्ड है उसमें काफ़ी चीज़ें एडवांसमेंट हुई हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में अभी भी काफ़ी पीछे है। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि हर सेंटर के पास एक जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर होता है। सही। हर पेशेंट जो भी जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो जीपी के पास जाता है, जीपी डिसाइड कर लेता है कि उसने कहाँ भेजना है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकता है क्योंकि वो डॉक्टर है। हम्म, पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे पेशेंट खुद ही जो हैं वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब बदकिस्मती से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट के पास अगर पेशेंट आता है, केस नेफ्रोलॉजी का है तो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा होता है, और केस अगर यूरोलॉजी का बन रहा होता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत कम होता है लेकिन होता है पाकिस्तान के अंदर। तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। अगर किडनी में पेन हो रहा है पेशेंट को, तो ये केस टिपिकली यूरोलॉजी का बनता है। अगर पेशेंट को ब्लड आ रहा है, अब ब्लड में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ब्लड मोटी मोटी 3-4 बीमारियों में आता है। मिसाल के तौर पर ब्लड आता है कैंसर के अंदर। सही। सबसे पहली जो बड़ी चीज़ होती है, अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो हर यूरोलॉजिस्ट के जहन में आती है वो कैंसर ही आती है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। मतलब अगर तक आपको, जब तक आप टेस्ट के ज़रिए, अपनी प्रॉपर वर्कअप के ज़रिए, इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए प्रूव नहीं कर लेते कि कैंसर नहीं है, तब तक वो एक जो जहन में एक डायग्नोसिस बनी रहती है यूरोलॉजिस्ट के और किसी भी डॉक्टर के, तो वो एक किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर लाजमी एक जहन में होता है। तो ब्लड आ जाए तो आप सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। हम्म, अब सिंपल ब्लड, एक तो मैंने आपको बताया कि किडनी कैंसर में भी होता है और ब्लैडर कैंसर में भी होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंसर्स में होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस के अंदर भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा मेल के अंदर प्रोस्टेट होता है, जिसको हम लोग जो है वो गदूद बोलते हैं, हम्म, गदूद से भी ब्लड आ सकता है। और स्टोन्स,
एक बहुत बड़ी रीज़न है ब्लड आने की। तो ये कुछ 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो ब्लड लेके आती हैं। इसके अलावा कुछ नेफ्रोलॉजी रिलेटेड भी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन ये भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बग़ैर इस तरह की जो सीरियस कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उनके अलावा भी ब्लड आ सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर पेशेंट को ब्लड आ रहा है तो उसको पहला विज़िट जो है वो यूरोलॉजिस्ट को करना चाहिए। पेन हो रहा है तो उसको पहला विज़िट यूरोलॉजिस्ट को करना चाहिए। सही। तो ये और डॉक्टर साहब, अगर हम फ़र्दन बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दों में तकलीफ़ है या हमारी कमर में तकलीफ़ है? अच्छा, ये थोड़ा-सा चीज़ें टेक्निकल हो जाएँगी। पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है अगर गुर्दे की तकलीफ़ में, तो वो इस तरह हाथ रख के आता है गुर्दे की तरफ। अच्छा। हाथ ठीक रखा है। होता है उसने कि यानी मुझे इस पेन, शिद्दत का पेन है। इस शिद्दत का पेन होता है। सही। बहुत सीवियर पेन होता है, सडन ऑनसेट होता है। मतलब आप कह लें कि उसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह उठा और मुझे दर्द शुरू हो रहा है सही। या मुझे 2 दिन से दर्द है। जो कमर का दर्द है वो यूजुअली लॉन्ग हिस्ट्री होती है उसकी, और वो सेंटर में ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, मतलब सेंटर जो स्पाइन वाला एरिया होता है उसमें ठीक। होता है। हाँ, वो बीच में कई दफ़ा बाकी मसल्स में भी जा रहा होता है, आगे पीछे भी जा रहा होता है, लेकिन अगर वो बीमारी प्रोलॉन्ग करे फिर जा रहा होता है, मसल स्पाज़म हो जाता है, मतलब मसल अकड़ जाते हैं, तो फिर वो वही मसल अकड़ते हैं जिनके पीछे गुर्दा होता है, तो इसलिए पेशेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब वो पेशेंट पेन के साथ आता है हमारे पास, तो हमारा काम क्या होता है, हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसमें चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं कि ये पेन आ कहाँ से रहा है। सही। और ये बताइएगा, क्या दर्द की भी कोई दर्जाबंदी होती है कि जी बिल्कुल, शदीद होगा या बिल्कुल नहीं ऑफ होगा कोर्स, या हल्का-हल्का होता रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। पेन की एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। सही। ये हम जो डॉक्टर्स होते हैं, तो हम जब पेन की हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेन की प्रॉपर क्लासिफिकेशन होती है कि आपको पेन किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है, कितना सीवियर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे हमने पेशेंट से पूछने होते हैं और वो हमें बताता रहता है। जिसको हो रहा होता है वो प्रॉपर आपको गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि जी ये इस तरह का दर्द है। और फिर जो सेवेरिटी की आप बात कर रहे हैं कि पेन की सेवेरिटी की क्लासिफिकेशन अगर बात करें, तो हम पहला क्वेश्चन ही हमसे हमारा ये होता है कि इसकी शिद्दत कितनी है। हम पेन स्केल बताते हैं उनको कि 1 नंबर का मतलब है सबसे कम दर्द, 10 नंबर का मतलब है सबसे ज़्यादा दर्द। तो किस नंबर पे आपको पेन हो रहा है, इसकी शिद्दत क्या है? क्या ये 5-6 पे होगा, 8-9 पे होगा? वो डिपेंड करता है, पेशेंट बताता है कि जी डॉक्टर साहब 9 पे है, 10 पे है। जिसको बहुत सीवियर पेन होता है वो 9-10 कह रहा होता है। हुँ। तो और यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास आ रहे होते हैं, वो पहले किसी छोटे-मोटे क्लिनिक में जाके पेन किलर्स लगवाया होता है उन्होंने। ये पेन इतना सीवियर होता है किडनी का पेन, अच्छा, तो आप नाकाबिले बर्दाश्त। नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सही। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप तज़किरा कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ क्लासिफ़िकेशंस हैं पेन की। मैंने सुना, जैसे आप शिद्दत की बात कर रहे थे, कि बाज़ लोग बेहोश तक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हो जाते हैं। सही। और बाज़ लोग ये है कि जो कहते हैं कि हमें कंटिन्यूअस थोड़ा-थोड़ा सा पिंच हो रहा है। हुँ। तो इसकी क्या अलामात हैं? ये किस बीमारी की अलामात है? स्टोन हो सकता है इसमें, या इसके अलावा कोई और गुर्दे की बीमारी? देखें, अगर हम इसको जनरल टर्म में और सिंपल रखें, तो मैं हुँ। आपको ये बताऊंगा कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, हुँ। तो पेन की जो नंबर 1 रीज़न आजकल के हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक समझ लें कि स्टोन बेल्ट का एरिया आता है, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न है पेन का, वो स्टोन्स ही हैं। सही। वैसे वर्ल्ड वाइड जो नंबर 1 रीज़न होता है पेन का, वो डिहाइड्रेशन होती है किडनी की। अगर आप पानी की कमी हो आपके जिस्म में, तो भी किडनी में पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यूजुअली ज़रूरी नहीं कि पत्थर ही हो। ज़रूरी नहीं कि सही। पत्थर ही हो, और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो बड़ी रीज़न है उसके अंदर जो है वो स्टोन आता है, किडनी स्टोन्स आते हैं, वो आपको पेन करते हैं। यूजुअली जब पत्थर किडनी के अंदर होता है तो वो दर्द नहीं करता। ये भी आवाम को, मुझे हर बार जो मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको मुझे ड्रा करके समझाना पड़ता है हुँ, हुँ। कि किडनी के अंदर अगर पत्थर है, वो रुकावट नहीं कर रहा, तो वो दर्द नहीं करेगा। हाँ, आपको भारीपन ज़रूर महसूस होगा किडनी के अंदर, लेकिन वो पेन नहीं करता। पेन आपका यूजुअली तब होता है जब वो किडनी स्टोन रुकावट पैदा कर देता है, चाहे वो गुर्दे के अंदर रुकावट कर रहा हो या गुर्दे की नाली के अंदर आकर रुकावट पैदा कर रहा हो, तो फिर पेशेंट को शदीद किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है। सही। और डॉक्टर साहब, किडनी कैंसर की आप बात कर रहे थे, तो ये कैसे पता चलेगा किडनी कैंसर है या खुदा न खास्ता कोई स्टोन वगैरह है? देखिए, यूजुअली हम जब पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर ही मालूम हो जाती हैं कि सही। ये पेशेंट की जो ये बातें कर रहा है, इसकी पास्ट हिस्ट्री, ये किस तरफ जा रहा है, ये स्टोन्स की तरफ जा रहा है या ये कैंसर की तरफ जा रहा है। डॉक्टर अपनी माइंड में एक डायग्नोसिस बना रहा होता है, लेकिन उसको अब चूँकि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब एविडेंस चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमें काफ़ी हद तक ये प्रूव हो जाता है कि ये किडनी कैंसर है या स्टोन्स हैं। यूजुअली जो किडनी कैंसर है
ये ज़्यादातर इसको हम एक मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग। मिसाल के तौर पर पेशेंट अपना पेट में कोई दर्द हुआ या किसी और रीज़न की वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, और अल्ट्रासाउंड करवा रहा है तो पता चला जी कि गुर्दे के अंदर तो एक रसोली नज़र आ गई है। तो यूजुअली जो किडनी कैंसर है वो ऐसे ही पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते। किडनी कैंसर में भी पेन होता है, किडनी कैंसर में भी ब्लड आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर में आए, हर कैंसर में सिम्टम्स आएँ। तो कई दफ़ा आपको जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है कि आप करा कुछ और रहे थे और पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में रसोली आ गई। फिर जब हम उसका वर्कअप करते हैं, उसके सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारा वर्कअप होता है, वो जब सब करते हैं तो फिर सामने चीज़ आ जाती है, इसको तो किडनी कैंसर है। सही। डॉक्टर साहब, गुर्दे की खराबी किसी और बीमारी की अलामत भी हो सकती है? अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी और चीज़ का कैंसर है बॉडी के अंदर, तो वो गुर्दे की तरफ भी आ सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है, तो हमें ये पहले आपको ये समझना होगा कि बॉडी ऑर्गन्स काम किस तरह कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से बॉडी में प्रेजेंट कर रही होती हैं। कई दफ़ा बीमारी गुर्दे की नहीं होती, वो कहीं और होती है, लेकिन उसकी वजह से गुर्दे में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है। तो आप ट्रेस करते हैं उसको, आप वर्कअप करते हैं, तो हमें वहाँ तक बीमारी तक पहुँच जाते हैं। और ये बताइएगा मुझे कि इसका इलाज क्या है? अगर गुर्दे में पेन है या स्टोन है, तो डायग्नोज होने से क्या सिर्फ वो दवाई से दूर हो जाता है या उसके लिए सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है? देखिए, हम जब भी किसी भी पेशेंट को स्टोन के बारे में बताते हैं, और जब पेशेंट एक डायग्नोसिस के साथ आ जाता है कि आप डायग्नोसिस बना लेते हैं कि एक स्टोन पकड़ा गया, अब उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है स्टोन का और स्टोन की लोकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। ये यूजुअली हमारी आवाम, जब आप मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि अब ट्रीटमेंट कैसे होगा। मिसाल के तौर पर वो कह रहे होते हैं कि आप डॉक्टर साहब दवाइयाँ दे दें, हम दवाइयाँ देंगे आप तो हम दवाइयों के साथ ठीक हो जाएंगे। हमारे दादा अबू को भी था, या हमारे एक चाचा को भी था, उन्होंने ये मेडिसिन खाई थी, ठीक हो गए थे। होम्योपैथिक उन्होंने इस्तेमाल की थी, ठीक हो गए थे। या किसी हकीम की कोई दवाई खाई थी तो ठीक हो गए थे। पानी ज़्यादा पिया था तो स्टोन निकल गया था। तो इस तरह की जो टैबूज़ हैं, इनके साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, टैबूज़ हैं। ये सब टैबूज़ हैं, इनका कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है, और इस तरह बॉडी वर्क नहीं करती जिस तरह ये चीज़ें होती हैं। स्टोन का साइज़ और स्टोन की लोकेशन डिपेंड करती है ट्रीटमेंट पे। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, अगर स्टोन का साइज़ है 1.8 सेंटीमीटर और वो यूरेटर के ऊपर वाले हिस्से में फंसा हुआ है, यूरेटर कहते हैं गुर्दे की नाली को, गुर्दे की नाली की वो ऊपर वाले हिस्से में फंसा हुआ है, तो आप चाहे जो भी होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले लें या हकीमी मेडिसिन ले लें, वो नहीं निकल सकता। अच्छा। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी वो आप उसको निकाल नहीं सकते इस तरह के स्टोन की। क्यों? क्योंकि जो डायामीटर है यूरेटर का, जो यूरेटर का डायामीटर है जिसमें से स्टोन ने गुजरना है, उसका साइज़ ही छोटा होता है। वो तो 8 to 10 मिलीमीटर या 10 to 12 मिलीमीटर वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, तो उसका साइज़ तो छोटा होता है। 1.8 सेंटीमीटर का स्टोन जो उससे डबल साइज़ का है, वो कैसे गुजरेगा उस पाइप के अंदर से? तो वो गुजर नहीं सकता। तो पेशेंट को ये समझाना होता है, और ये यूरोलॉजिस्ट का काम होता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स कुछ लोगों के ऐसे बने होते हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं जी, होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगा। उनको नहीं पता होता कि जो उनके चाचू का स्टोन बना था और जो पास आउट हो गया था, वो हो सकता है कि वो 3 मिलीमीटर का हो। बिल्कुल। वो अगर होम्योपैथिक और हकीमी मेडिसिन नहीं भी खाएगा तो भी वो वैसे निकल पास ऑन हो जाएगा। जाएगा। ठीक, ठीक, वो ठीक। वैसे भी निकल जाएगा, सही। लेकिन वो उनको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक, तो ठीक। वो उनको लग रहा होता है कि हर स्टोन एक तरह का है। हम्म, फिर ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे पत्थर पिघल जाए, डिज़ोल्व हो जाए? तो कुछ स्टोन्स हैं जो डिज़ोल्व हो भी जाते हैं, लेकिन उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि स्टोन की कंपोजिशन क्या है। सही। लेकिन ज़्यादातर स्टोन्स जो हैं, जब इनमें कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है तो वो डिज़ोल्व नहीं होते। तो अच्छा। वो आपको या तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है सर्जिकली, या आपको उसको फिर अगर छोटा स्टोन है तो आप कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं कि जिनसे वो निकल जाता है। अच्छा, वो मेडिसिन स्टोन को पिघलाती नहीं है, स्टोन के साइज़ को छोटा नहीं करती, वो यूरेटर के डायामीटर को बड़ा कर देती है। सही। जो यूरेटर के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, सही। तो स्टोन इजीली पास आउट हो जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप तस्करा कर रहे थे कि हमारे दादा को भी था या हमारे चाचा को भी था, तो जेनेटिकली भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती ऑफ है? कोर्स जेनेटिकली, अच्छा। जेनेटिक्स में बहुत रोल है इसका। फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत सपोर्टिव होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की, पेरेंट्स को है, पेशेंट के सिबलिंग्स को भी है, तो बड़ा हाई चांस है कि पेशेंट के अंदर भी जो है वो स्टोन बनने का चांसेस हैं। डाइटरी फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे बड़ी रीज़न जो स्टोन की है वो दो चीज़ें हैं जो मैं हर पेशेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1,
डिहाइड्रेशन है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको स्टोन बन जाएगा। ज़्यादातर हमारे पास स्टोन प्रेजेंट कर रहे होते हैं रमज़ान के महीने में, जब पेशेंट फास्टिंग कर रहा होता है, रोज़े में होता है, पानी नहीं पी रहा होता और रोज़ा खुलने के बाद भी वो पानी की रूटीन को उस तरह मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर उनको बड़े हाई चांस होते हैं। ख़ास तौर पर वो पेशेंट जो रिस्क पे हैं स्टोन बनने के, वो बहुत जल्दी स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 1 कॉज जो स्टोन बनने की है वो डिहाइड्रेशन है। अगर आप पानी की मिकदार को पूरा रखेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब वो पानी की मिकदार पूछते हैं कि कितनी होनी चाहिए, तो वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, लेकिन एक एवरेज मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली 10 से 12 गिलास, 2.5 से 3 लीटर पानी अगर आप पी रहे हैं तो फिर स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, गर्मियों सर्दियों दोनों में। सही। अब सर्दियों में थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी जो आवाम है वो समझती है, चावल। तो देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर जो है यूजुअली हम फॉलो कर रहे होते हैं यूरोपियन गाइडलाइंस को, अमेरिकन गाइडलाइंस को, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। किसी भी गाइडलाइंस के अंदर, किसी भी अगर हम बुक की बात करें और या किसी भी हम रिसर्च की बात करें, तो उसमें प्रूवन नहीं है कि चावलों से पत्थर का कोई ताल्लुक है, किडनी स्टोन्स का। अच्छा। अब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, या आई डोंट नो कहाँ से आया, मेरे ख्याल से हकीमों ने ज़्यादा इस पे जो है ना वो फोकस किया है चावलों पे, कि चावल वैसे पत्थर बस बनाते हैं। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप चावल ना खाएं। वो किसी और रीज़न से कहते हैं। सही। चावलों से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे शुगर के कुछ डॉक्टर हैं वो चावल बना करते हैं, आपने नहीं खानी क्योंकि आप चावल आपका शुगर लेवल हाई करता है। तो और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, इंटेस्टाइन्स की कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आप चावल मना कर देते हैं, लेकिन गुर्दों के अंदर ऐसा कुछ चावल मना करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मना करने की ज़रूरत होती है, जो जिस पर कोई फोकस नहीं करता, वो है नमक, सॉल्ट। अच्छा। तो जो सॉल्ट है ये मेन कल्प्रिट है स्टोन का। सही। इसको हमें समझना होगा कि 2 चीज़ें अगर आप ये कर लें तो आपके गुर्दे, जो वो पेशेंट जो रिस्क के ऊपर है स्टोन बनाने के, काफ़ी चांस है कि उनका स्टोन नहीं बनेगा। सही। अगर वो पानी 2.5 से 3 लीटर पी रहे हैं और अगर वो नमक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनके ऊपर नमक छिड़काव जाता है, जैसे फ्राइज़ हो गई, ठीक है, अब जो हमारे ये चिप्स के पैकेट होते हैं, ये स्नैक्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उनके अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जंक फूड है उसके अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिनमें नमक है, तो आपको स्टोन्स नहीं बनेंगे। सही। फिर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस जो होती हैं वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ स्टोन पे, कि जब स्टोन एक मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि जब अगर आपका स्टोन, किसी पेशेंट का उसने स्टोन पास किया है, यूरिन के ज़रिए उसका स्टोन निकल आया है, या आपने सर्जरी करके स्टोन को रिमूव किया है, अब आप स्टोन का टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट को कहते हैं स्टोन एनालिसिस। जो स्टोन एनालिसिस है उससे हमें पता चल जाता है कि स्टोन की कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है। अब स्टोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं कि आप वो सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, यार इतनी चीज़ा किस्म के। जो पाकिस्तान में है कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट में भी डिफरेंट टाइप्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब आपको मज़े की बात बताऊँ, दोनों कैल्शियम स्टोन्स हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट का बिल्कुल अपोजिट है उसके। सही। एक यूरिन एसिडिक यूरिन में बनता है और एक अल्कलाइन यूरिन में बनता है। सही। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें कई दफ़ा हमारे डॉक्टर्स भी गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं उसको, या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स हैं उसको, तो वो ट्रीटमेंट दे रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट का, जबकि स्टोन्स पेशेंट को कैल्शियम फॉस्फेट के बन रहे हैं। सही। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि पेशेंट के स्टोन्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। सही। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। हालांकि वो सिंपल एक ऐसी दवाई दे रहा है, ऐसी मेडिसिन दे रहा है जो यूरिन की पीएच को ज़्यादा कर रही है या यूरिन के पीएच को कम कर रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि स्टोन की कंपोजिशन क्या है। और वो अगर फिर देगा मेडिसिन ऐसी देगा तो फिर स्टोन्स आप ट्रीट करने के बजाय आप उनको बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल गलतियाँ भी हैं जो डॉक्टर से भी हो जाती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंसर्न पर्सन है, जो स्पेशलिस्ट है उसी चीज़ का, पेशेंट उसके पास ज़रूर एक दफ़ा विजिट करें, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ हर बंदा ट्रीट नहीं कर सकता, इसलिए तो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं मेडिकल साइंस में। बिल्कुल। और आप उसी कंसर्न बंदे के पास जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। सही। और डॉक्टर साहब, गुर्दे की फेलियर की अगर हम बात करें, गुर्दे का फेलियर और शुगर, इनका आपस में क्या रब्त है? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जो यूजुअली पेशेंट वो जिनके गुर्दे फेल होते हैं और उनकी रेशियो अगर आप हॉस्पिटल में देखें तो ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है, और वो भी ब्लड प्रेशर और शुगर जो अनकंट्रोल्ड है। अगर आपका ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड काफ़ी अरसे तक रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में हर चीज़ को डैमेज कर देती है, जिसमें एक ऑर्गन गुर्दा भी आता है। हम गुर्दे का इसलिए
फोकस होते हैं कि गुर्दे यूजुअली जब डैमेज होता है तो ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। हम्म, गुर्दा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, सही। जो डैमेज हो गया वो हो गया। लिवर इसके बरक्स है, लिवर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो लिवर अगर डैमेज भी हो जाए तो वो थोड़ा बहुत रिपेयर हो जाते हैं किसी हद तक, वो भी अपने आप को रिपेयर कर सकता है। लेकिन गुर्दा अपने आप को ऐसे कोई रिपेयर नहीं कर सकता। तो जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगर वो अनकंट्रोल रहते हैं और काफ़ी देर तक अनकंट्रोल रहते हैं तो फिर उनके गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आंखें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, सही। दिल को नुकसान होता है, जो नर्व्स होती हैं उनको नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, मतलब बॉडी का हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब उसके साथ एसोसिएट है। तो एक ऑर्गन ख़राब होता है तो पूरी बॉडी पर फ़र्क पड़ रहा होता है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं जिनका जो किडनी फेलियर के पास आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी हैं, लिस्ट ऑफ डिजीज़ है, 1000 ऑफ डिजीज़ हैं जिनमें आप देखेंगे कि गुर्दा जो है वो फेल की तरफ जा रहा होता है। अब सही। जो गुर्दा फेल की तरफ जा रहा है, अच्छा कई दफ़ा स्टोन्स, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें हम ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम फ़ौरन ट्रीट करें तो फ़ौरन गुर्दा ठीक हो जाता है। उसकी वजह से अगर गुर्दा ज़ाया हो रहा है तो सबसे ज़्यादा अफसोस उस बात पे होता है। सही। मसलन मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को स्टोन है और वो गुर्दे की नाली के अंदर आके फंस गया है, ख़ास तौर पर मैं आपको अपना रिसेंटली बताता चलूँगा कि मैं कुछ अर्सा गिलगित बल्तिस्तान में सर्व करके आ रहा हूँ। तो वहाँ पे हैरानकुन तौर पर बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं स्टोन्स के, किडनी स्टोन्स के, और उधर यूरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, सही। फैसिलिटीज़ की कमी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, लेकिन फिर भी अभी वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो एक गैप है जिसको फिल होना चाहिए। वहाँ के जो मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स देखे, आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा पत्थर वो उनके यूरेटर में आके फंसा, उस वक्त उसको पेन हुई पेशेंट को, उसने हॉस्पिटल चला गया, पेन किलर्स लगवा लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, घर आ गया, फिर पेन हुई, फिर हॉस्पिटल चला गया, पेन किलर्स लगा लिए, फिर वापस आ गया, ये साइकिल चलता रहा। कुछ अरसे बाद पेन होना ख़त्म हो गई। गुर्दा एक हद तक आपको पेन देता है, उसके बाद वो पेन ख़त्म हो जाता है। जब गुर्दा ख़त्म होना शुरू होता है, वो रेनल फेलियर की तरफ जा रहा होता है या गुर्दा बिल्कुल काम करना छोड़ रहा होता है, तो फिर वो पेन करना ख़त्म कर देता है। सही। पेशेंट को पेन ख़त्म हुआ तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, मेरा जो पत्थर है वो निकल गया या मुझे कोई अब बीमारी नहीं रही। फिर कुछ अरसे बाद जब उसको दूसरे गुर्दे में दर्द होता है और हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट आए तो मैं देख के हैरान था कि एक गुर्दे के अंदर तो पत्थर बना हुआ है जो हम ट्रीट करेंगे, लेकिन दूसरा गुर्दा आलमोस्ट ज़ाया हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, उसका कोई गोश्त नहीं बाकी रहा, और नीचे एक छोटा सा पत्थर था जिसको अगर ट्रीट कर लिया जाता, जिसकी सर्जरी कर ली जाती टाइम पर, तो पूरा गुर्दा बच सकता था। यानी एक पत्थर गुर्दे के फेलियर की तरफ भी जा सकता है। मुकम्मल तौर पर गुर्दे को डैमेज कर देता है। सही। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, हम इसके इलाज की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ मसाने का, क्योंकि गुर्दा और मसाना इंटरलिंक्ड हैं। तो मसाने के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बीमारियां हैं, और मसाने में पथरी होती है तो क्यों होती है, और आजकल एक और सबसे बड़ा मसला है मसाने के कैंसर का, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, आपने मुझसे ऑलमोस्ट सारी मेडिकल साइंस इकट्ठी पूछ ली है। हाँ, फर्दन फर्दन जवाब दे इसका। देखें, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोन्स की। तो मसाने में पत्थर कैसे बनता है? पत्थर हमेशा वहाँ बन रहा होता है जहाँ यूरिन स्टे कर रहा होता है, सही। जहाँ यूरिन स्टेसिस होता है। स्टेसिस मतलब एक जगह पे यूरिन काफ़ी देर तक रुका रहे आपने तो रोक उसमें के रखा स्टोन उसे। बनने के ठीक है। चांसेस होते हैं। जो यूजुअली हम लोग पेशेंट जो स्टोन पेशेंट यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, उनमें इतने चांसेस नहीं होते, यूरिन होल्ड करने से वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई अंदर ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो उसको रोक रही है यूरिन को, पेशेंट इंटेंशनली नहीं रोक रहा, लेकिन अंदर कोई, मिसाल के तौर पर उसके हदूद बहुत बड़े हैं जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, सही। प्रोस्टेट बहुत बड़ा है, और उसका पेशाब काफ़ी हद तक पीछे मसाने में बाकी रह जाता है। कुछ वो कर लेता है, अगर वो पेशाब का कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो वो पीछे अब स्टे कर रहा है, उसके अंदर स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वो बच्चे जिनमें पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो पेशाब प्रॉपर तरीके से यूरिन को क्लियर नहीं कर सकते, तो उनमें स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। कई दफ़ा स्टोन ऊपर से नीचे भी आ जाता है, जो गुर्दे की नाली है उसमें स्टोन होता है, वो नीचे आके मसाने में आ जाता है, तो वो भी वहाँ पे स्टोन पड़ा होता है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो रीज़न्स हैं मसाने में स्टोन बनने की। सही। और डॉक्टर साहब, मसाने के स्टोन ये क्या लीड करते हैं आगे कैंसर की तरफ? देखें, हर वो चीज़ जो मसाने को इरिटेट कर रही है
वो कैंसर की तरफ जा रही होती है। सही। ठीक है, स्टोन ऐसा कैंसर करते तो नहीं है, लेकिन अगर एक पेशेंट को स्टोन क्रोनिकली मतलब एक काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है मसाने के अंदर और उसकी जो दीवारें हैं उन पे वो हर बार जो है वो ज़ख़म बना रहा है, तो चांसेस हैं हो सकता है। मेडिकल साइंस में हतमी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ जो मसाने की दीवार को अंदर से इरिटेट करेगी वो कैंसर कर सकती है। जिसमें नंबर 1 चीज़ जो आती है मसाने की कैंसर की, अगर हम बात करें तो वो स्मोकिंग है। अच्छा। हाँ, स्मोकिंग जो है वो, अब लोगों को लगता है कि स्मोकिंग लंग कैंसर करती लंग है, कैंसर करती है, बिल्कुल। थ्रोट कैंसर कर लेती है, बिल्कुल। लेकिन स्मोकिंग गुर्दे का कैंसर भी करती है और स्मोकिंग मसाने का कैंसर भी करती है। अच्छा, ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये मेरे फादर के लिए भी नहीं थी। मेरे फादर को अच्छा। भी एक गुर्दे का कैंसर था। अच्छा। तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मैं उनको बता रहा हूँ तो वो तब भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर मुझे किताबें ला के खोल के गूगल पे उनको दिखाना पड़ा कि जी देखें कि इस पे सब पे लिखा हुआ है। सही। तो जो स्मोकिंग है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। इसके अलावा मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सही। उनको रबर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, टायर के फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मसाने के। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, अगर वो आप लें तो फिर उसमें मसाने का कैंसर होने का जो है वो चांसेस होते हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं कैंसर होने की। अब फिर बात आ जाती है कि मसाने के कैंसर को आप वो प्रेजेंट कैसे करता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम क्यों कहते हैं कि अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो पहले आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। सही। उसकी वजह होती है, एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो कैंसर होती है। हम चाहते हैं कि हम टाइमली कैंसर को रूल आउट कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वर्कअप ऐसा है जो सिर्फ यूरोलॉजिस्ट कर सकता है, बाकी और कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जैसे कैमरा डाल के मसाने के अंदर आप कोई और डॉक्टर नहीं दे सकता, वो सिर्फ यूरोलॉजिस्ट ही देखेगा। अगर कैंसर ऐसा है जो सीटी स्कैन के अंदर या बाकी टेस्ट के अंदर, अल्ट्रासाउंड के अंदर नज़र नहीं आ रहा, जैसे फ्लैट ट्यूमर्स होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते, तो वो आपको यूरोलॉजिस्ट ही पकड़ सकेगा, उसको कैमरा डाल के देखेगा और आपको देखिए डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती हैं। तो जिसमें से एक जो बड़ा अच्छा टेस्ट जो आजकल यूरोलॉजिस्ट हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से उसको कहते हैं सिस्टोस्कोपी। हमें कैमरा होता है जो हम पेशाब की नाली के ज़रिए वो डालते हैं और मसाने में जाके देख लेते हैं डायरेक्टली अंदर से सब कुछ, तो वो हमें बहुत अच्छी विजिबिलिटी और हर चीज़ जो है वो क्लियर बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। फिर उसकी बायोप्सी होती है और फिर प्रूवन होता है कि कैंसर है, और कैंसर किस टाइप का कैंसर है ये भी उसके बाद ही पता चलता है। सही। और ये बताइएगा, क्या गुर्दे का जो कैंसर है वो ब्लैडर के कैंसर को लीड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कैंसर आपकी किडनी में है तो उसके कुछ चांसेस होते हैं कि वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है, ट्रैवल करे, क्योंकि यूरिन भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो किडनी कैंसर है वो नीचे आके जो यूरेटर है, जो जिसको गुर्दे की नाली कहते हैं, उसमें भी कैंसर कर सकता है, नीचे आके मसाने में भी कैंसर कर सकता है। सही। इसी तरह अगर मसाने का कैंसर है तो उसमें भी थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन होता उसमें भी रिस्क है कि वो कैंसर ऊपर जा सकता है, वो गुर्दे की नाली को इफेक्ट कर सकता है और गुर्दे में जाके कैंसर कर सकता है। सही। तो ये डॉक्टर दोनों तरह होते साहब, हैं। जैसा कि अभी भी तज़किरा भी कर रहे थे मसाने के कैंसर के साथ साथ, बात अगर हम करें प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट क्या है? अच्छा, प्रोस्टेट यूजुअली आवाम को पता नहीं चलता। आते हैं और कहते हैं जी गदूद का मसला है, और वो भी उससे पूछो कि आपको कैसे पता गदूद का मसला है, कि जी फ़लाँ ने बताया था कि ये जो आपको मसले आ रहे हैं पेशाब के, ये गदूद की वजह से होते हैं। सही। उनसे पूछो गदूद क्या, तो उनको नहीं पता होता कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो मेरी तो आदत है कि मैं ड्रा करके उनको बता देता हूँ कि देखें ये मसाना है, ये मसाने के नीचे ये गदूद होता है, जिसको प्रोस्टेट बोल रहे होते हैं, ये गदूद होता है। होता ये है कि गदूद हर मेल में होता है, प्रोस्टेट हर मेल के अंदर मौजूद है। दाढ़ी के बाल वाइट होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। इसी तरह जो गदूद है इसका साइज़ बढ़ता है उम्र के साथ साथ। सही। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा होता है, कुछ लोगों का थोड़ी कम मिकदार में बढ़ रहा होता है, लेकिन बढ़ता ज़्यादा है, मतलब बढ़ना है उसने। और कभी ना कभी हर मेल को किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पेश आई जाती है। अच्छा। तो होता ये है कि गदूद क्योंकि ऐसी जगह पे मौजूद है बिल्कुल मसाने के नीचे, और जब वो बढ़ रहा होता है तो वो मसाने की दीवारों को जो नीचे पेशाब की नाली जहाँ से मसाना ख़त्म होता है और पेशाब की नाली शुरू होती है, गदूद एग्जैक्ट वहाँ पे होता है। सही। जब वो बढ़ रहा होता है तो वो अगर बाहर से बढ़ रहा हो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर वो ओवरऑल बढ़ रहा है तो वो पेशाब की नाली को तंग करना शुरू कर देता है। सही। एक टाइम आता है कि वो नाली इतनी ज़्यादा तंग हो जाती है कि आपका जो यूरिन फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। सही। अब अगर पेशेंट को काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चला आ रहा हो तो बेसिकली ब्लैडर क्या है, ब्लैडर एक मसल है ना, एक फ्रैक्शन ऑफ मसल है। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आपके मसल्स फूल जाते हैं, आपकी बॉडी बन जाती है,
इसी तरह बॉडी में हर मसल जब वो ओवर वर्क करता है तो वो फूल जाता है। तो इसी तरह मसाने में भी होता है कि मसाने को बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है क्योंकि आगे रुकावट है और यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो मसाने को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से मसाना अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। सही। और ये चीज़ें जब एक बहुत लंबे अरसे तक चली जाएँ तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मसाना फिर प्रॉपर काम ही नहीं कर पाता सही। और मसाने में जो प्रेशर है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मसाने का काम क्या होता है कि यूरिन को स्टोर करना, और अगर ये इंसान की बनाई हुई मशीन होती तो ये सिर्फ यूरिन को स्टोर करती। ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है तो ये यूरिन को लो प्रेशर पे स्टोर करती है, प्रेशर हाई नहीं होने देती। ये टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो लो प्रेशर में ये मैं बात जिक्र कर रहा हूँ, अगर पेशाब आगे रुकावट है और मसाना कमज़ोर हो गया है और पेशाब का प्रेशर अंदर जो ब्लैडर का प्रेशर है वो हाई हो गया है, तो अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो गुर्दों को होता है। सही। आवाम को ये पता नहीं होता, ये मैं उनको समझाता हूँ और ये चीज़ मेरे ख्याल से समझानी बहुत ज़रूरी है कि अगर मसाने का प्रेशर अंदर से हाई होगा किसी रुकावट की वजह से तो वो बैक फ्लो पे जाएगा और गुर्दे डैमेज करेगा, और फिर गुर्दे की ऐसी स्टेज आ जाएगी कि इसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज़। दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, सही। दोनों गुर्दे डैमेज हो चुके हैं, गुर्दे फेल हो चुके हैं। और मसला क्या था, कल्प्रेट क्या था? कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज नहीं था, ये तो एक हुदूद था जिसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता था, टाइमली ट्रीट किया जा सकता था, तो शायद गुर्दे बच जाते। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो तो वैसे ही रिस्क भी होते हैं गुर्दे फेल के, और जब उनको आगे गदूद बन जाए, रुकावट आ जाए और वो उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। देखिए, जब पेशेंट अपनी शुगर को, ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं कर रहा ना, इसका क्या मतलब है कि अपनी बॉडी को कैजुअल ले रहा है। सही। वो अपनी बॉडी की फ़िक्र नहीं कर रहा, तो वो किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रहा अपनी बॉडी की, तो वो हदूद का भी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, तो एट द एंड क्या होगा कि गुर्दे फेल हो जाएंगे, और वहाँ से हम फिर गुर्दों को बचा नहीं सकते। फिर वो यूरोलॉजिस्ट जो है वो अपना काम करने के बाद वो नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जो है वो मिल जाता है और वो कहता है जी कि आप इनकी डायलिसिस करवाएं। सही। जो कि लास्ट स्टेज है। वो लास्ट स्टेज है। सही। डायलिसिस के बाद सिर्फ एक वाहिद जो हल रह जाता है आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो फिर आपका ट्रांसप्लांट रह जाता है। सही। और उस स्टेज के ऊपर कई दफ़ा पेशेंट को ऐसी बीमारियां होती हैं, कई दफ़ा आपको डोनर मिलता है, नहीं मिलता, तो बड़े इश्यूज़ हैं। हर पेशेंट का तो ट्रांसप्लांट हो भी नहीं सकता, तो कई पेशेंट्स को आपको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे भी रखना पड़ता है, लेकिन वो ज़िंदगी बहुत वो देखा नहीं जाते वो पेशेंट्स। सही। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने तज़किरा किया कि अगर गुर्दों का कोई मसला है तो आपको गुर्दे में पेन होगी, और शिद्दत वाली पेन होगी, कम भी पेन हो सकती है। अलामात आपने बताई कि आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, मसाने में की भी यही अलामात है। लेकिन अगर प्रोस्टेट का इशू है तो उसकी अलामत क्या होगी? उसमें जो सबसे बड़ी अलामत आती है वो पेशेंट को यूरिन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है मैं यूरिन करने जा रहा हूँ और मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे यूरिन स्टार्ट ही नहीं होता। सही। इसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं कि यूरिन तो वो करना चाह रहा है, उसको अर्ज भी हो रही है यूरिन करने की, लेकिन वो यूरिन कर नहीं पा रहा। शुरुआत में रुकावट होती है, फिर उसके बाद यूरिन आ जाता है। यूरिन करते हुए उसे ज़ोर लगाना पड़ रहा है, उसको जो यूरिन है बार बार करना पड़ रहा है, मसाना पूरा खाली नहीं हो रहा। मतलब वो एक दिन में 4-5 दफ़ा के बजाय वो 15-20 दफ़ा चला जा रहा है। रात को उसको बार बार उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए, और इसके अलावा कई दफ़ा यूरिन मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाता है ऐसे पेशेंट का। जो यूरिन की स्ट्रीम है, जो पेशाब की हम धार बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ये सारे ऐसे बॉदरसम सिम्टम्स हैं कि पेशेंट इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं जो सिम्टम्स बोल रहा हूँ कहने में तो आसान है, लेकिन आप अपने आप पर रख के सोचें कि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, और ये यूरिन तो वो चीज़ है जो आप डेली रूटीन में मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, और हर बार आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाते। आप हर वक्त डिस्टर्ब रहेंगे, आपका काम पर ध्यान ही नहीं होगा। मतलब ये चीज़ें पेशेंट को इतना ज़्यादा तंग कर देती हैं कि फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये मेजर सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट के अंदर ब्लड भी आ सकता है। अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा वास्कुलर है और लार्ज है, तो कई दफ़ा उसमें जो छोटी छोटी रगें होती हैं वो फट जाती हैं और वहाँ से ब्लड भी आ जाता है। तो पेशेंट कई दफ़ा आपके पास सिम्टम्स खून के साथ भी प्रेजेंट कर रहा होता है। फिर पेशेंट को, जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स होते हैं, इनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरिन प्रॉपर तो एम्प्टी हो नहीं रहा, तो मसाने के अंदर स्टे कर रहा है। मैंने आपको बताया जब तक यूरिन स्टे करेगा तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बनी रहेगी। सबसे बड़ी रीज़न जो होगी वो बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे, वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो किस किस किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं? बेसिकली इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म में UTI, यूरिन इन्फेक्शंस।
फिर इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इन्फेक्शन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के इसमें जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आपको इन्फेक्शन कर रहे होते हैं बार बार। और जब तक आप उसको मेडिसिन देते हैं वक्ती तो ट्रीट हो जाता है, लेकिन रूट कॉज आपने ट्रीट नहीं की, प्रोस्टेट अभी भी वहीं का वहीं है, तो कुछ ऐसे बाद दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। सही। फिर आप उसको ट्रीट करते हैं, मेडिसिन देते हैं। अब कितनी दफ़ा आप एंटीबायोटिक देंगे एक पेशेंट को, मतलब एक हर चीज़ की एक लिमिट है। एंटीबायोटिक भी तो डेंजरस है। आप अगर उसको एक मल्टीपल टाइम्स देंगे तो फिर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं, जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप मल्टीपल टाइम्स तो नहीं दे सकते, आप एक हद तक दे सकते हैं ना। आप उससे बढ़ेंगे तो वो बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगी। तो जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर पेशेंट एक और सिम्टम के साथ आते हैं कि पेशाब का मुकम्मल बंद हो जाना। कई दफ़ा पेशाब मुकम्मल बंद हो जाता है, फिर उनको नलकी लगाने की ज़रूरत पेश आती है, जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, यूरिनरी कैथेटर। ख़ास तौर पर ऐसे होता था कि अगर पेशेंट, मैं यार इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, तो लाहौर से पेशेंट चला और उसको प्रोस्टेट के सिम्टम्स थे। कभी मेडिसिन ली, कभी नहीं ली, ऑन एंड ऑफ कैजुअल ले रहा था अपनी डिजीज़ को। अब उसको आधे रास्ते में यूरिन आया। अब उसने कहा नहीं, मैं इस्लामाबाद पहुंच के ही जो है ना वो यूरिन करूंगा। 2-2.5 घंटे का तो सफ़र रह गया। अब उसने यूरिन होल्ड कर लिया। अब प्रोस्टेट के पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने यूरिन ज़्यादा होल्ड किया तो वो मुकम्मल बंद हो जाएगा। तो अब जब पूछते थे कि कैसे हुआ, तो बताते थे हमने यूरिन होल्ड किया। तो ये चीज़ें वो हैं जो डॉक्टर्स को भी बतानी होती हैं पेशेंट को, और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने खास तौर पर प्रोस्टेट के पेशेंट के लिए, वैसे तो किसी भी पेशेंट को यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। यूरिन होल्ड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रोस्टेट के पेशेंट को खास तौर पर अगर वो यूरिन होल्ड करता है तो यूरिन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। सही। और डॉक्टर साहब ज़रा फर्दन बताइएगा कि अगर हमें किडनी का इशू है तो किन मामलात में सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और किन मामलात में सिर्फ मेडिकेशन से हो जाती है, और इसी तरह मसाने की अगर हम बात करें कहाँ पे जाके सर्जरी होती है, कहाँ पे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से दूर हो जाता है, और यही प्रोस्टेट के हवाले से बताइएगा। देखिए, जो सर्जरी होती है ना, वो एक आपको जनरली बात बता देता हूँ। जो सर्जरी होती है हमेशा याद रखिएगा, सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब आप अब और कुछ नहीं कर पाते, जब आपके हाथ में कुछ भी ना रहे तो फिर आप कहते हैं यार एट द एंड हम सर्जरी करते हैं, हम सर्जरी करके इसको ट्रीट करते हैं। तो सर्जरी हमेशा आखिरी चीज़ होती है। अब कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखे कि जी सर्जरी करनी है। अनटिल अनलेस कोई ऐसा ख़तरनाक कैंसर है कि आपने उसको पहले आपने उसको सर्जिकली, क्योंकि कैंसर यूजुअली ऐसे ही होते हैं जिनको आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, मोस्टली कैंसर। कुछ ऐसे ब्लड कैंसर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन से, कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी की तरफ चली जाती है बात। लेकिन ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं स्पेसिफिकली किडनी से रिलेटेड, यूरेटर से रिलेटेड और ब्लैडर से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड, इनको आपको यूजुअली निकालना पड़ता है। तो वो उसमें सर्जरी है वो आपको थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ती है, उसमें हम मेडिसिन का सहारा नहीं लेते। लेकिन इसके अलावा, कैंसर के अलावा ज़्यादातर डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें हम मेडिसिन का सहारा ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट को, हम स्टोन की बात कर लेते हैं, चलिए स्टोन से स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट को स्टोन है और छोटा स्टोन है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर का स्टोन है, और हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट पहले भी स्टोन पास आउट करता रहा है और उसकी हिस्ट्री ये सजेस्ट कर रही है कि ये स्टोन पास आउट हो जाएगा, तो आप उसको पहले मेडिसिन से निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर वो स्टोन अब बिल्कुल आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है, चाहे उसका साइज़ बहुत छोटा है लेकिन उसने रुकावट पैदा कर दी है और मेडिसिन भी आप दे रहे हैं, उससे नहीं निकल रहा, तो एट द एंड आप सर्जरी करते हैं। आप मेरी बात समझें? बिल्कुल। कि हम सर्जरी हमेशा, जब कोई चारा नहीं बचता, अब हम गुर्दा डैमेज होने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट का जो मेन फोकस होता है ना, वो किडनीज़ की प्रोटेक्शन होती है कि किडनीज़ आपने बचाने हैं, गुर्दे आपने बचाने हैं। तो जब हमें ये लगे कि अब वो स्टेज आ गई है कि इसके बाद अब गुर्दा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस करते हैं। उससे पहले हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम सर्जरी को जितना अवॉइड कर सकें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका जिस्म कटे। बिल्कुल। खैर, अब तो जो मॉडर्न यूरोलॉजी आ चुकी है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, हम कट वाले जो ऑपरेशंस हैं वो तो हो ही नहीं रहे। सही। अब तो हम जो एंडो यूरोलॉजी प्रोसीजर्स कर रहे हैं। सही। एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम जो सर्जन्स हैं आज भी वो ओपन सर्जरीज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्जरीज़ जो हैं वो एंडो यूरोलॉजी होती है। एंडो यूरोलॉजी क्या होता है कि हम जो यूरिन की, जो पेशाब की नाली है, हम उसके ज़रिए एक कैमरा डालते हैं। वो कैमरा यूरिन की, पेशाब की नाली से होता हुआ मसाने में जाएगा, मसाने से वो यूरेटर में, और यूरेटर से किडनी में चला जाता है। और साथ ही हम लेज़र होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और वहाँ से हम स्टोन भी निकाल सकते हैं, उससे हम कैंसर भी निकाल सकते हैं। तो अब कट वाले ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत कम हो गए। इवन जो प्रोस्टेट के ऑपरेशंस हैं वो भी हम एंडो यूरोलॉजी ही हो रही है। सही। तो लेकिन उसके बावजूद भी, इवन दो कि एंडो यूरोलॉजी हो रही है, इवन दो कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ हो रही हैं,
हम फिर भी अवॉइड करते हैं सर्जरी को। पहली प्रेफरेंस यही होती है कि पेशेंट को सर्जरी से बचाया जाए, मेडिकली उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन जब मेडिकली ट्रीट पर बात नहीं रहती, आपको पता होता है कि मेडिसिन अब एक हद तक ही काम करेंगी, इसके बाद पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो फिर हर सर्जन जो है वो एडवाइस करेगा कि जी आप सर्जरी करवा लें। सही। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा लेते हैं या सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका पेशाब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्या इस बात सही है? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो यूजुअली जब हमारे पास प्रोस्टेट के पेशेंट्स आते हैं और जब हम सर्जरी एडवाइस कर रहे होते हैं तो ये पूछते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं कि जी हमने ये सुना है। ये किसी हद तक ठीक भी है। देखें, जब प्रोस्टेट एक ऐसी नाजुक जगह पे मौजूद है कि जब हम इसे रिमूव करते हैं तो इसके साथ एक वॉल्व होता है। मेडिकली तो हम उसको स्फिंक्टर बोलते हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करूं कि वहाँ पे एक वॉल्व होता है, वो बिल्कुल प्रोस्टेट के साथ होता है। अगर सर्जन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसकी सर्जिकल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से नहीं हुई, वो नीचे उसके जो स्फिंक्टर है, जो वॉल्व है, वो उसको भी काट देता है। सही। अगर तो वो वॉल्व कट जाए तो फिर ये इशू आता है पेशेंट को कि उसका यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लाइफ लॉन्ग आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा जब तक आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे, और उसकी रिपेयर की सर्जरीज बड़ी मुश्किल होती हैं। ऐसी सिचुएशन अब पाकिस्तान में बहुत कम हो गई हैं। उसकी रीज़न क्या है कि मॉडर्न प्रैक्टिस हो चुकी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है। हमारे जितने भी पाकिस्तान में अच्छे सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिनमें अगर आपकी सर्जिकल स्किल्स अच्छी हों तो ये वाली जो कॉम्प्लिकेशन है आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़्यादातर अब वो केसेस नहीं आ रहे। अच्छा, ये एक अच्छी खबर है। ये कि बहुत अब वो अच्छी खबर cases है नहीं आ रहे। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इस तरह हो गई है। अच्छा, इनिशियली जब ये चीज़ें नई नई आई थी तो तब ये प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि उस वक्त सर्जिकल एक हर चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है। उस वक्त जो है वो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, इतनी स्किल्स नहीं थी, तो तब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती थी। अब हार्डली कोई एक आधी आपको बहुत सारे हज़ारों केसेस में से कोई एक आधा केस ऐसा नज़र आता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो। अच्छा। कोई कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती है, हर सर्जरी की हो कॉम्प्लिकेशन सकती है। है, बिल्कुल। इवन मैं तो पेशेंट को ये जब कॉम्प्लिकेशन का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ अब ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ की होती है, तो हो सकती है, लेकिन अब बहुत रेयर हो चुकी है, बहुत रेयर होगी। जो प्रॉब्लम होती है ना, जो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूरोलॉजिस्ट का काम होता है उसको समझाना, वो ये होता है कि देखें, जब आप रुकावट आगे है और मसाना काफ़ी अरसे से उस रुकावट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मसाना बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है। आपने एकदम रुकावट हटा दी ऑपरेशन करके, मसाने को तो नहीं पता रुकावट हट गई है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आदी वो होगा। आहिस्ता आहिस्ता आदी होगा। जब तक वो आदी होगा तो इस प्रोसेस में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, कई दफ़ा पेशेंट को साल भी लग जाते हैं। सही। तो उसके बाद जाके मसाना इस काबिल होता है कि वो उसके साथ एडजस्ट करता है। उस दौरान पेशेंट को थोड़ा थोड़ा लीकेज रहती है, तो उसको लगता है कि शायद ऑपरेशन फेल हो गया है, शायद ये कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसमें पेशेंट को समझाने की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती सर्जरी की। सही। वो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पेशेंट को पहले, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेशेंट को सर्जरी से पहले समझानी होती हैं, और यूजुअली जो सर्जन्स होते हैं वो समझा रहे होते हैं कि देखें ये इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप पेशेंट को प्रॉपर काउंसल नहीं करते। आप सर्जन अपनी जल्दबाजी में है, ओवरवर्कड है, थोड़ा सा उस पर काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा है एक पेशेंट के ऊपर और मल्टीपल चीज़ें देख रहा है, तो कई दफ़ा वो काउंसलिंग में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, प्रॉपर काउंसल नहीं कर पाता पेशेंट को, और फिर बाद में जब ये प्रॉब्लम होते हैं तो तब पेशेंट को जिससे डिस्कस हो रहे होते हैं, तो पेशेंट फिर ये कंप्लेन करता है, जी डॉक्टर साहब आपने पहले ही नहीं बताया हमें, आप हमें पहले बता देते। और होती छोटी सी चीज़ है, लेकिन पेशेंट सुनी सुनाई और बाकी चीज़ों को लेके वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि होता छोटा सा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और एक मैसेज जो हमारी नाजरीन के लिए, हमारे सामीन के लिए हैं, क्या होगा आपका जवाब? देखें, मैसेज जो होगा वो मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही होगा कि इसमें आपको समझना है, इसमें आपको देखना है कि आपको बीमारी क्या है। आप सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कीजिए यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में से, और उसके बाद आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें कि अगर आप, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहाँ से राइज़ हो रही हैं, वो हो रही हैं कम पानी पीने की वजह से। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि आप पानी अपना पूरा रखें। आपने एटलीस्ट 10 से 12 गिलास पानी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, जो आपने उसको पीना ही पीना है। आप हार्मफुल चीज़ों को अवॉइड करें। अब वो बड़ी जनरल सी बातें हो जाएंगी जो मैं कहूँगा कि जी ये तो हर डॉक्टर ही कर रहा होता है, कि आप सिगरेट ना पिएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप जंक फूड ना खाएं, आप तली हुई चीज़ें ना खाएं। देखिए, चीज़ें यही हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे।
अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ से रिकवरी मुश्किल होती है। आप आएँ हमारे हॉस्पिटल्स में, कभी आप विज़िट करें, देखें आईसीयू में पेशेंट्स, तो आपको इबरत हो जाएगी कि आपकी बॉडी कितनी बड़ी नेमत है जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप उनकी केयर नहीं करते। तो छोटी छोटी चीज़ें, एटलीस्ट इस प्रोग्राम से आप 2 चीज़ें सीख लें, ख़ास तौर पर किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट, कि अपना पानी की मिकदार अच्छी रखनी है, आपने नमक अवॉइड करना है, और अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। स्पेसिफ़िकली जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे पेशेंट्स थे, उन्होंने मेजॉरिटी पेशेंट्स मैंने वहाँ ऐसे देखे, क्योंकि इस्लामाबाद में तो फिर कुछ लोग जो हैं यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोग आ जाते हैं, बीमारी हो तो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं। वहाँ ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती है ना कुछ, एक छोटा सा पत्थर पूरे गुर्दे को ज़ाया कर देता है। अगर आपसे कोई कहे कि अपना गुर्दा दें तो क्या आप देंगे? बिल्कुल। को आप करोड़ों रुपया भी दे रहा हो तो आप नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बातें की, हमें हमारी ऑडियंस, हमारे जो नाजरीन हैं, उन्हें बहुत आपने बताया, उन्हें सिखाया कि किस तरह से हम अपने जिस्म को और ख़ास तौर पे अपने गुर्दे, मसाने और प्रोस्टेट के अमल से जो पेचीदा मरहला है उनसे बचा सकते हैं, उन अमराज से बचा सकते हैं, बल्कि उनका आराम सुकून से हम घर बैठे भी इलाज कर सकते हैं कि सिर्फ पानी ज़्यादा पिएँ। तो हमारे सामाईन और पॉडकास्ट के नाजरीन, आज एक अहम मौजू के आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नबील अख्तर, और ये यूरोलॉजिस्ट हैं, और बात कर रहे थे कि हम गुर्दे या उसके अमराज से कैसे बच सकते हैं, सर्जरी क्या होती है, सर्जरी की तरफ जाया कैसे जाता है, कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके। सेम केस है मसानों के लिए, सेम केस है प्रोस्टेट के लिए, लेकिन अब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ज़्यादा मेजर ऑपरेशंस नहीं होते, बल्कि नालियों के ज़रिए छोटे छोटे कैमराज और इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर डाला जाता है और उसी से इलाज मुमकिन हो जाता है। लेकिन हमारा जिस्म है, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात की कि हमारा जिस्म है, हमें इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इसकी हमें हिफाजत करनी है, और अगर हम अपने जिस्म की हिफाजत करेंगे तो यही हमारी हिफाजत करेगा। और बारहा जो हम बचते हैं, अवॉइड करते हैं छोटे छोटे टेस्ट को, या छोटी छोटी बीमारियों को, छोटी छोटी तकालीफ को, पेन किलर ले लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, तो ऐसा करने से पहले डायरेक्ट अगर डॉक्टर से हम रब्ता करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि पूरी ज़िंदगी के किसी मर्ज़ में हम मुब्तला हो जाएँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन इकराम और हमारे रेडियो पाकिस्तान के सामाईन, यह था हमारे आज का रेडियो पाकिस्तान का स्पेशल पॉडकास्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।